नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान डॉक्टर धर्मवीर भारती व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं में आप सबका सादर अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम न केवल धर्मवीर भारती की जन्म, शिक्षा, जीवन दृष्टि, जीवन संघर्ष के विषय में जानेंगे, इसके साथ साथ हम उनके साहित्यिक लेखन और उन्हें समय समय पर मिलने वाले पुरस्कारों और सम्मानों के बारे में भी जानेंगे। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख आधार स्तंभों में डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाम समादर से लिया जाता है। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, गीति नाट्य, रिपोर्टाज, निबंध इत्यादि अनेक गद्य पद्य की विभिन्न विधाओं में अपनी भावाभिव्यक्ति की है। ये नई कविता में अग्रणी पंक्ति में रहने वाले रचनाकारों में से एक हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने समाज, अपने समय और युग बोध को अपने पाठकों के साथ साझा किया है। किसी भी रचना को समझने के लिए उस रचना के सर्जक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात करना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की उक्ति है, जो खरा काव्य है उसकी रचना प्रक्रिया कितनी ही अप्रस्तुत रूप से हो, किंतु जीवन प्रक्रिया अनिवार्यतः उलझी रहती है। किसी भी रचना को लिखते समय जब वो पाठक के सम्मुख आती है, उससे पहले वो एक प्रक्रिया से गुजरती है। लेखक के मनोभावों में कोई विषय इतनी गहराई तक उसे आंदोलित कर देता है कि वो उसे साहित्य की किसी एक विधा में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए आकुल हो उठता है। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 में इलाहाबाद के अटल सुइया मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता श्री चिरंजीव लाल वर्मा थे। चिरंजीव लाल वर्मा शाहजहांपुर के निकट खुदागंज कस्बे के पुराने जमींदारों में से एक थे। कालांतर में इन्होंने बर्मा में सरकारी नौकरी करनी प्रारंभ कर दी और वहां कुछ समय तक ठेकेदारी करने के उपरांत ये मिर्जापुर चले आए और तदुपरांत कुछ समय बाद ये इलाहाबाद जाकर रहने लगे। धर्मवीर भारती की माताजी श्रीमती चंदा देवी आर्य समाजी थीं और इसलिए उन्होंने बचपन से ही भारती जी के मन में आर्य समाज के सिद्धांतों को बोना शुरू कर दिया था। भारती जी के अंदर जो हमें मर्यादित जीवन दृष्टि दिखाई देती है, जो तर्क करने की शक्ति दिखाई देती है, वो आर्य समाज के प्रभाव स्वरूप ही उनके अंदर विद्यमान है। इनका प्रारंभिक जीवन अगर हम देखें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। चौथी कक्षा से डीएवी स्कूल में इन्हें पढ़ने का अवसर मिला। ये 8वीं कक्षा में थे तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिता के संरक्षण से वंचित इनके परिवार पर आर्थिक संघर्ष का बोझ टूट पड़ा। डॉक्टर धर्मवीर भारती की तद्विषयक उक्ति है, मेरा बचपन बड़ी गरीबी और संघर्ष में बीता। पिता नहीं थे और हम लोगों के पास आमदनी का कोई विशेष जरिया नहीं था। जैसे तैसे पढ़ाई चल रही थी। कुछ वजीफों के सहारे
कुछ ट्यूशनों के सहारे। इस प्रकार से धर्मवीर भारती ने संघर्षों के मध्य अपनी शिक्षा को जारी रखा। 1942 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त की। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण शिक्षा में कुछ समय के लिए व्यवधान आया। सरकार द्वारा आंदोलन का दमन किया गया और इसके साथ ही साथ बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इन सब का प्रभाव भारती जी के व्यक्तित्व पर गहराई से दिखाई देता है। महादेवी जी की पुस्तक बंग दर्शन में संकलित अकाल विषयक रचनाओं से भारती जी प्रभावित हुए और उन्होंने उन रचनाओं से प्रेरणा ग्रहण कर अनेक कहानियों का सृजन किया जो बाद में मुर्दों का गांव पुस्तक में संकलित हुए। भारती जी ने कहा, यदि हम भूख में अंगारे चबा जाने की शक्ति नहीं रखते तो हम इसी लायक हैं कि हमारी लाशें नाबदानों में सड़े और उन पर घिनौनी मक्खियां भिनभिनाएं। 1943 में इन्होंने विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। एमए की पढ़ाई के लिए पद्मकांत मालवीय संपादित अभ्युदय नामक पत्रिका में इन्होंने कुछ समय तक कार्य किया। तदुपरांत डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में इन्होंने सिद्ध साहित्य पर पीएचडी की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त की। इन्होंने ईलाचंद जोशी द्वारा संपादित संगम में भी सह संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। 1960 तक प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और अब तक साहित्य को लेकर इनकी जो समझ बनी थी उस समझ से इन्होंने अपने छात्रों को लाभ पहुंचाया। सन 1960 में ही धर्म युग के प्रधान संपादक के रूप में इन्होंने श्रेष्ठ पत्रकारिता के नए मापदंडों को स्थापित किया। उस समय धर्म युग पत्रिका का परचम लहरा रहा था। इनके व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 विवाह किए। इनकी प्रथम पत्नी कांता भारती हैं। वैचारिक मतभेद होने के कारण इनका कांता भारती के साथ बहुत समय तक वैवाहिक जीवन सफल ना रह सका। तदुपरांत इन्होंने पुष्पा भारती से पुनः विवाह किया। इनकी संतानों के बारे में अगर हम देखें तो पुत्री परमिता जो कांता भारती की पुत्री हैं, पुत्र किंशुक भारती और पुत्री प्रज्ञा भारती पुष्पा भारती से इनके संतानें हैं। धर्मवीर भारती का साहित्यिक योगदान विविध है। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में जिन काव्य संग्रहों का प्रकाशन किया वे हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत, देशांतर। इन काव्य संग्रहों में भारती जी की किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की विभिन्न कविताओं का संग्रह हमें मिलता है। यौवन की मस्ती है
तो कहीं प्रेम की आतुरता हमें दिखाई देती है। बाद में कुछ कविताओं में परिवर्तन के साथ साथ, क्योंकि भारती जी का ये मानना था कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और इस निरंतर परिवर्तनशील जीवन का प्रभाव भारती के काव्यों पर भी हमें दिखाई देता है। नाटक और एकांकी की दृष्टि से अंधा युग, नदी प्यासी थी, आवाज का नीलाम इनके नाटक हैं। नीली झील इनका एकांकी संग्रह है। भारती जी ने उत्कृष्ट कहानियों का भी सृजन किया है। इनके कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। केवल काव्य और कहानी तक ही भारती जी ने अपने आप को सीमित नहीं रखा। उन्होंने उपन्यासों का भी सृजन किया और इस तरह से उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि साहित्य की केवल एक विधा ही उन्हें प्रिय नहीं थी। यद्यपि उन्होंने शुरू में इस बात को स्वीकार किया है कि जितना उन्हें कविता अच्छी लगती है, साहित्य की और विधाओं में उन्हें उतना आकर्षण या उतना लगाव नहीं था। उनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन। निबंध संग्रहों की अगर हम बात करें तो ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी अनकहानी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता इनके निबंध संग्रह हैं। रिपोर्टाज और आलोचना के क्षेत्र में भी भारती जी ने अपना योगदान दिया है। युद्ध यात्रा, मुक्त क्षेत्रे, युद्ध क्षेत्रे इनके रिपोर्टाज हैं। आलोचना में प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। सिद्ध साहित्य पर इन्होंने शोध प्रबंध लिखा। इन्होंने समय समय पर कुछ अनुवाद भी किए हैं, जिनमें ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां इन्होंने देशांतर नाम से की, जिसमें 21 देशों की आधुनिक कविताओं का भी इन्होंने अनुवाद किया है। यात्रा चक्र इनका यात्रा विवरण है। पत्र संकलन की दृष्टि से अगर हम देखें तो अक्षर अक्षर यज्ञ इनका पत्रों का संकलन है। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार इनके साक्षात्कारों को लेकर संग्रहित पुस्तक है। धर्मवीर भारती रचनावली में धर्मवीर भारती ने जितना भी साहित्य सृजन किया है उसे ग्रंथावली में संग्रहित कर दिया गया है। इतने विपुल साहित्य की रचना करने के लिए धर्मवीर भारती को समय समय पर विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया। कुछ सम्मान और पुरस्कार इस प्रकार से हैं: पद्मश्री, हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, साहित्य अकादमी रत्न सदस्यता सम्मान, सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, भारती पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव, व्यास सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव अभियान सम्मान। भारती जी ने स्वयं को मिले इन सम्मानों को लेते समय कहा कि पुरस्कार मिले या ना मिले,
इससे मेरे लेखन में कोई फर्क नहीं आया और अभी भी सिवाय इसके कि मैं इसको मान लूं कि जो पिछले 30-40 वर्षों में साहित्यिक लेखन और पत्रकारिता के प्रति जो हिंदी की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने की कोशिश मैंने की है, यह उसका एक सम्मान है। उन्होंने बहुत आदर और विनम्रता के साथ इन पुरस्कारों को ग्रहण किया। 4 दिसंबर को ये दिव्य आत्मा हम सबको छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो गई। भारती जी का जीवन उथल पुथल, उलझाव, कठिनाइयों, संघर्षों से भरा हुआ था। इन्होंने अपने साहित्य में सामान्य जनजीवन में व्याप्त विषमताओं को लेकर लिखा और व्यक्ति पर तीखा प्रहार करने से भी ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने उस साधारण जन को, साधारण व्यक्ति को अपने साहित्य का केंद्र बिंदु बनाया, जो विभिन्न आशाओं से, आकांक्षाओं से भरा हुआ था। जीवन की आपाधापी में विभिन्न संत्रासों से, बौखलाहटों से, विवशताओं से जूझ रहा था। भारती जी ने ऐसे मानव के कष्टों को अपनी रचनाओं में लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। इनकी रचनाओं में हमें प्रेम और रोमांस का प्राधान्य मिलता है और इसीलिए कतिपय आलोचकों ने धर्मवीर भारती जी को प्रेम का साहित्यकार घोषित कर दिया। स्वतंत्रता के उपरांत हम जिस प्रकार के परिवर्तनों की अपेक्षा कर रहे थे, हमने जिन सपनों को जीना शुरू किया था, जिन आकांक्षाओं को हमने पाला था, उन सब में विघटन का दौर चला। मूल्यों में तेजी से आने वाले इन विघटनों पर धर्मवीर भारती ने अंधा युग जैसी प्रौढ़ कृति की रचना की है। धर्मवीर भारती ने किशोरावस्था में ही द्वितीय महायुद्ध की विभीषिकाओं, उसके संत्रास, कष्ट, इसको यथार्थ रूप में अनुभव किया था। अंधा युग कृति में कृष्ण स्वयं अश्वत्थामा की पीड़ा को ग्रहण कर लेते हैं और तब अश्वत्थामा के मुख से धर्मवीर भारती ने कहलाया है, जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु। जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल। मैं हूं दंडित, लेकिन मुक्त हूं। भारती जी प्रेम ही ईश्वर है, इसमें विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम के सूक्ष्मताति सूक्ष्म अनुभवों को, पक्षों को, भावों को रेखांकित और लिपिबद्ध किया है। उन्होंने ये माना कि प्रेम का रोमानी स्वरूप ही व्यक्ति की शाश्वत भूख है।
उनकी रचनाओं में प्रेम के मांसल और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों को उसकी सत्यता और यथार्थता के साथ अंकित किया गया है। भारती जी का मानना था कि प्रेम की प्रथम अनुभूति से व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा कहता है तो इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि उसने प्रेम को अनुभव ही नहीं किया, प्रेम का रसास्वाद ही उसने नहीं लिया। भारती जी कहते हैं, प्यार ये क्या अब कभी स्वयं को दोहराएगा? प्यार ये क्या अब कभी स्वयं को दोहराएगा? नहीं, शायद नहीं। हर बार प्रेम की अनुभूति पिछली अनुभूति से नवीन होती है, अलग होती है, और इसीलिए कहते हैं कि प्रेम निरंतर गतिशील है, शाश्वत है, सत्य है, और इसमें व्यक्ति जब तक अपना सर्वस्व अपने प्रेमी के प्रति न्यौछावर नहीं कर देता, जब तक अपने अहंकार को तिरोहित नहीं कर देता, तब तक वो प्रेम की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता। धर्मवीर भारती घूमने के बहुत शौकीन थे और इसके साथ ही लिखने पढ़ने का उन्हें एक प्रकार से चस्का था। 1961 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस के आमंत्रण पर वे इंग्लैंड और यूरोप की यात्राओं पर गए। 1962 में जर्मन सरकार के आमंत्रण पर उन्होंने जर्मनी की यात्रा की और 1966 में भारतीय दूतावास के अतिथि बनकर इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा पर ये गए। 1970 में मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश की गुप्त यात्रा इन्होंने की और वहां के अनुभवों को मुक्त क्षेत्र युद्ध क्षेत्र नामक पुस्तक में संकलित किया। इसी वर्ष भारत पाक युद्ध के मध्य थल सेना के साथ इन्हें युद्ध के अनुभव प्राप्त करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। चीन की सिन्हुआ समिति के आमंत्रण पर ये भारतीय डेलीगेशन के सदस्य के रूप में चीन भी गए। भारती जी मानते थे कि जीवन और मनुष्य का आपस में एक अद्भुत रिश्ता है। मनुष्य अपने जीवन से, अपने परिवेश से, जीवन में उसने जो विरोधाभासों का अनुभव किया है उससे अलग नहीं हो सकता और जीवन में आने वाले विभिन्न सुख और दुख को गहराई से समझने की दृष्टि साहित्य के माध्यम से ही विकसित होती है। उनकी उक्ति है, दुनिया में जो भी बड़े से बड़े लेखक थे, टॉल्स्टॉय, दास्तावेस्की, गोगल, पुश्किन, विक्टर ह्यूगो, चार्ल्स डिकेंस और थोड़ा बहुत कॉन्टिनेंटल लेखक भी जो इधर उधर कहीं कहीं अनुदित हुए, उनको मैं पढ़ता रहता था। दिन रात लाइब्रेरी में सारा मेरा वक्त गुजरता था और इसीलिए इतने लेखकों के साहित्य का गहराई से अध्ययन मनन करने के उपरांत भारती जी ने जिस साहित्य की रचना की वह मील का पत्थर साबित हुई। भाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो उनके साहित्य की भाषा सहज, सरल, सजीव और आत्मीय है। उनकी भाषा में हमें प्रौढ़ता दिखाई देती है।
उन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत और परिमार्जित भाषा में अपने भावों की सहज अभिव्यक्ति की है। भावानुरूप भारती जी ने देशज, तत्सम, तद्भव शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का स्थान स्थान पर प्रयोग किया है। शैली की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन्होंने भावात्मक, चित्रात्मक, वर्णात्मक, समीक्षात्मक और व्यंग्यपूर्ण तथा प्रतीकात्मक शैलियों का अवलंब लिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती के जीवन पर, उनके साहित्य पर, उनके परिवार का, उनके परिवेश का, उनके समय में जितने भी साहित्यकार साहित्य सृजन कर रहे थे, उनका प्रभाव दृष्टिगत होता है। अपने अगले वक्तव्य में हम धर्मवीर भारती की काव्य संग्रह ठंडा लोहा पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।